हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें आज हम लोग 26 जून 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे चैनल के बारे में है, दैट इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। सो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। देन स्टार्टिंग विद दिस, ये मेरी प्रोफाइल है एंड देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ संत कबीर दास जी के बारे में। ठीक है, क्यों न्यूज़ में क्यों है आपके संत कबीर दास जी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी इनको ट्रिब्यूट पे किया। ठीक, संत कबीर दास जी के बारे में आई थिंक आप सब जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, 15th सेंचुरी के बहुत ही बड़ी मिस्टिक पोएट एंड संत माने जाते हैं ये। एंड ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है वो एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण किया गया है, इनकी अपब्रिंगिंग्स एक मुस्लिम वेवर फैमिली के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इनमें दोनों के प्रति अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक कह सकते हैं, अगर आप भक्ति देखने को मिल जाती है। दोनों ही बेसिकली रिलीजन्स को ये बहुत अच्छे से मानते थे। बट ठीक है, कुछ बहुत जो बुराइयां होती है रिलीजन्स में, उनको ये क्या करते थे, क्रिटिकल तरीके से क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। वो किसी भी रिलीजन्स की बात करिए, आप हिंदू की बात करिए, मुस्लिम की बात करिए, जो भी उनकी मीनिंगलेस प्रैक्टिसेस होती थी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को उन्होंने क्वेश्चन किया था। ठीक, ये भक्ति लीडर थे, यानी आपको पता है भक्ति मूवमेंट हमारा जो स्टार्ट हुआ था उसके बहुत ही बड़े लीडर माने जाते हैं। इनका भी मानना था कि अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 3 रास्तों से कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान होता है एंड सबसे ईजी इसमें क्या बताया था उन्होंने, आपका भक्ति बताया था कि भक्ति के थ्रू आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनके काम की बात करते हैं तो इनके जितने भी दोहे थे ये कपलेट्स के फॉर्म में, 2-2 लाइंस के फॉर्म में दोहे बनाते थे, जिसको कबीर के दोहे कहा जाता था। एंड इनको जो हमारी 6 की बहुत ही होली बुक है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो कबीर साहब थे, इनकी जितनी भी लेगेसी थी वो अभी कबीर पंथ यानी पाथ ऑफ कबीर के रूप में सर्वाइव करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चाइना लॉन्चेस फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन तिब्बत क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इंडिया के बॉर्डर के पास में आपका ये जो ट्रेन है उसको लॉन्च किया गया है। एंड ये पहली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन है जो हमारे हिमालय रीजन के रिमोट पार्ट में, आपको यहाँ से ये जो आपको लासा का पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, लासा जो आप देख सकते हैं, यहाँ से होके आपका कैपिटल ये जाएगा निंगची तक। ठीक है, तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है उसके पास तक ये आपकी ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये लासा को निंगची के साथ में कनेक्ट करता है और ये सिचुआन जो तिब्बत रेलवे है उसका पार्ट फॉर्म करेगा। साथ ही साथ ये जो रेलवे लाइन है ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको वहाँ पर यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, अंटिल अनलेस वो आपकी इंडिया में एंटर नहीं करती, 16 टाइम्स उसको क्या करती है, क्रॉस करती है। सो दिस इज रिगार्डिंग इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। उसके पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम आया है तो यहाँ से कहाँ से एंट्री होती है, नामची वरवा क्या है, धुबरी की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, आप लोहित की बात करिए, धानचरी की बात करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की बात करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज के द्वारा। एंड इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है ताकि आप ये जो कॉम्प्लेक्सेस को क्या कर सके, लोथल गुजरात में डेवलप कर सके। यहाँ पर फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप की जाएगी ताकि आप लोथल, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफाइड साइट है अहमदाबाद गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर, उसको अच्छे से डेवलप करा सके। ठीक, ये बेसिक मेन काम क्या है कि इंडस वैली साइट है ये आपको पता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को बिलोंग करती है, तो उसको पूरी तरीके से रिक्रिएट करना, जैसे वो उस टाइम पे थी वैसे ही इसको अभी क्या करना, रिक्रिएट करना। साथ ही साथ ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होने वाला है ये क्या करेगा, एक तरीके से पवेलियन के लिए काम करेगा। जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए, चाहे आप मैरीटाइम हेरिटेज की बात करिए, आर्टिफैक्ट्स की बात करिए, तो उसको यहाँ पर शोकास किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं INS विक्रांत के बारे में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या देखी है अभी कंस्ट्रक्शन, हमारा INS विक्रांत कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी की बेसिकली जो कोचिन शिपयार्ड में बिल्ड हो रहा है उसी का बेसिक एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करिए, सॉर्ट ऑफ इंस्पेक्शन अगर आप कह सकते हैं तो इन्होंने किया है कि किस तरीके से डेवलप हो रहा है। INS विक्रांत की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में इसको कमीशन कर लिया जाएगा, यानी तब तक ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। टॉप स्पीड इसकी आपको 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है। 4 गैस टर्बाइंस इसमें है। ठीक, एंड्योरेंस की बात करते हैं 75 तो नॉटिकल माइल है, और ये आपका MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पे इसको क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही साथ कमाओ 31 की बात करते हैं जो आपकी अर्ली मॉर्निंग
हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एंड इनको भी क्या कर दिया जाएगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ में जो आपकी मैन्युफैक्चर हुए हैं इंडिजिनस तरीके से, देशिस तरीके से, उसको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो उसका लेंथ आपको दिया हुआ है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ठीक है। सो इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, बट ओवरव्यू 263 मीटर्स की लेंथ है एंड ब्रेथ इसकी 63 मीटर है। लार्जेस्ट वेसल है जो अभी तक इंडिया में बनाया गया है, लगभग 20,000 करोड़ का इसका प्राइस टैग है, ठीक। एंड इसमें 15 डेक एंड आपको लगभग 40,000 टन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। नाउ इसमें क्या होगा, हमारा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। आप एयर पावर की बात कर सकते हैं, एयर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, एंटी सरफेस ऑफ वॉरफेयर की बात करिए, ठीक। इन सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ करने वाले हैं। 75% इंजीनियर्स कंपोनेंट है इसमें, यानी अगर आप इसमें स्टील की बात करें, वेपन्स की बात करें, सेंसर, तो वो सारे के सारे इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं। तो हमारे आत्मनिर्भर भारत का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सो इनकेस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आता है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में अगर आपसे मेन्स के पेपर में भी पूछते हैं तो यू कैन बेसिकली कोट दिस एग्जाम्पल, दैट इज INS विराट। नाउ IISc की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत आ रहा है, जो करवार में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मेन काम क्या है कि आपको एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस डेवलप करना है। कहाँ पर बनाने वाले हैं हम आपका लार्जेस्ट बेस, ही जो आपको देखने को मिल रहा है करवार पे बनाएंगे, जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो आपका प्रोजेक्ट सी बर्ड ही है। दूसरा, ये बेसिक हमको क्या हेल्प करेगा, हमारे सागर के विजन को रियलाइज करने में, ठीक है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल द रीजन, आपको याद होगा सागर 1 सागर 2 मिशन, सागर 1 सागर 2 इनिशिएटिव हमने चलाए थे। सागर 2 के तहत हमने सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, एरिट्रिया जैसी कंट्रीज़ को कवर किया था, जहाँ पर हम उनको मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। मेडिकल एड इन द सेंस आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंट्री को, एंड उसके थ्रू मतलब क्या है कि आपको सारी जितनी भी आसपास की कंट्री है इंडिया की, उसको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए मेडिटेरियन सी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में भी हमारा प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या करेगा, हेल्प करेगा। नाउ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, ये आपकी अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है मैरीटाइम सेक्टर के लिए, ठीक है। रिमेंबर, मेजर एंड नॉन मेजर जो पोर्ट है उन दोनों में ही बेसिकली इंटीग्रेट या डेवलपमेंट करने में ये हेल्प करता है। 1997 में बनाया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसल्टेशन के साथ में। एंड अगर आप देखेंगे तो जितने भी पोर्ट्स हैं उसके बेसिकली अगर आप देख सकते हैं रख रखाव, डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, आपका ये मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल देखता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंडिया कंप्लीट्स टर्म्स एज चेयर ऑफ ILO गवर्निंग बॉडी। तो पिछले साल आई थिंक अक्टूबर की बात है, ठीक है। अक्टूबर में इंडिया आपका जो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका गवर्निंग बॉडी के चेयर के रूप में बना था। एंड अभी जून 2021 में हमारा टर्म क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप जो बेसिकली ली थी वो लगभग 35 साल के गैप के बाद, यानी इसके पहले इंडिया 35 साल पहले बना था, अब जाके ये दोबारा फिर से बना है। गवर्निंग बॉडी के बारे में जानते हैं, ILO के बारे में सबसे पहले, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक ही आपको ILO के बारे में दे देंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ये लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है उसकी एक एजेंसी के रूप में काम करती है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 के तहत इसको बनाया गया था। UN की 1946 की पहली स्पेशलाइज एजेंसी है आपकी ILO। इसको 1969 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। एंड ये पहली ऐसी अगर आप देख सकते हैं एक लौती ऐसी UN एजेंसी है जो ट्राइपार्टेट पे काम करती है, यानी 3 लोगों के गुटों पे। वो 3 लोग कौन है, सरकार भी है यहाँ पर, एम्प्लॉयर्स भी है, वर्कर भी है, तीनों यहाँ पर ट्राइपार्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब गवर्निंग बॉडी के तौर पे इंडिया काम कर रहा तो ये क्या होती है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यकारी आप कह सकते हैं, जो क्या करती है, पॉलिसीज डिसाइड करेगी, प्रोग्राम्स देखेगी, एजेंडा क्या हो सकता है, बजट को देखेगी। एंड साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं उनके इलेक्शन की भी बात को ये बेसिक क्या करता है, गवर्न करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल दैट। एंड ये ILO के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया था, इसीलिए और इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालती है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट की बात करते हैं, दोनों रिपोर्ट्स आपको कौन निकाल के देता है, ILO। एंड ये कुछ फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं जिसके तहत आपको जिसके जो बेसिक ILO का फंडामेंटल फॉर्म करते हैं ना, उसका बेसिक, उसकी बेसिकली न्यू फॉर्म करते हैं, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। FATF बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान को पेरिस बेस्ड हमारा एक FATF है, जून 2018 में इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला था, ठीक है। एंड उनको कुछ एक्शंस दे दिए गए थे कि अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि 26 एक्शन आइटम्स में से 27 में से 26 आपका पाकिस्तान पूरा कर चुका है, बट अभी भी कुछ है जो नहीं किया है। जैसे अगर आप देखेंगे
जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है 26/11 के, जैसे हाफिज़ सईद की बात करते हैं, जेएम जो हमारे चीफ थे मसूद अजहर, इनके ऊपर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना था, कुछ कार्रवाई की जानी थी पाकिस्तान के द्वारा, जो इन्होंने नहीं की है। इसके लिए इनको अभी भी ग्रे लिस्ट में मेंटेन करके रखा जा रहा है, यानी जून 18 में डाला गया था, अब डिसाइड किया गया है इसको अभी भी रखा जाएगा। अब ये FATF क्या होता है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना। फाइनेंशियल आप सोच रहे हैं कि वित्तीय रूप से है, तो ये टेररिस्ट की बात क्यों आ रही है? तो सोचिए जो आपके टेररिस्ट होते हैं उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ब्लैक मनी है, उसी को किसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, आपके टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, देन टेररिस्ट उनकी हेल्प करते हैं। तो सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन, यानी फाइनेंशियल एक्शन के तहत ही टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल है, जिसको 1989 में बेसिक एस्टैब्लिश किया गया था। किसके इनिशिएटिव पे ध्यान रखिएगा? G7 के इनिशिएटिव पे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड कि FATF इज लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। तो G7, G20 कुछ भी दे सकते हैं। रिमेंबर G7 इज अ ग्रुपिंग। पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आती है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आती है अलग अलग पार्ट्स में। इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपको OECD के हेडक्वार्टर में देखने को मिल जाएगा, पेरिस में। ना यहाँ पर OECD की बात हो रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा OECD क्या है, कब फॉर्म हुआ, कैसा है, ठीक है, कैसी बॉडी है, इकोनॉमिक है, कैसी किस टाइप की बॉडी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ना रोल्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं FATF की, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है ना, जो बेसिकली काला धन सफ़ेद धन वाला मैटर है हमारा, उसको कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। अक्टूबर 2001 की बात करते हैं तो FATF को एक्सपैंड किया गया था ताकि ये इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स को, टेरर जो फाइनेंसिंग होती है उसको कंट्रोल कर सके। अप्रैल 2012 में अगर आप देखेंगे तो वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन के पार्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। ऑल टोटल 37 मेंबर हैं इसके अंदर, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ज़्यादातर अक्रॉस द ग्लोब जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स हैं सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। अब ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट टाइप की चीज़ें होती हैं। ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है, यानी टेरिटरीज़ की बात करते हैं जो बिल्कुल किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ की बात होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात होती है, तो उनमें उनको कॉम्बैट करने में किसी भी तरीके का कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। ग्रे लिस्ट में बेसिक वो कंट्रीज़ आती हैं जिनको टेरर फंडिंग के लिए सेफ हेवन माना जाता है, मतलब ये जन्नत है, यहाँ पर टेररिस्ट अगर जाएंगे तो उनको बहुत हेल्प होने वाली है, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। अब नुकसान क्या होता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का? अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है जैसे पाकिस्तान, तो उनके ऊपर IMF के द्वारा सैंक्शंस लगाए जाएंगे, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी अगर उनको लोन लेना है किसी भी इंटरनेशनल बैंक से, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी कमी आती है क्योंकि कोई भी देश मतलब ऐसी अगर आप देख सकते हैं अनस्टेबल फाइनेंशियल अथॉरिटी में किसी भी तरीके का इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एंड इंटरनेशनली इनको क्या किया जाता है, बाइकआउट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ED ट्रांसफर असेट वर्थ 8441.50 करोड़ टू बैंक्स, ठीक। अभी विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी जैसे आपने इश्यूज सुने होंगे, ठीक है, जितने भी पार्ट थे, तो इसी के तहत जिन बैंक्स को नुकसान हुआ था उसी के कंपेंसेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो एट पार मतलब इक्विटी पे आ सके, इक्वल बेसिक बेसिस पे आ सके, उनको जो लॉस हुआ उसको मेंट किया जा सके। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनको क्या कर दिया गया बेसिक अगर आप देखेंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको 8441.50 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए ताकि जितना लॉस उनको इन लोग से हुआ था उसको क्या कर सकें, पूरा मेकअप कर सकें, ठीक है। तो ये प्रेजेंट स्टेटस आप देख सकते हैं हमारे माल्या जी का कि किस तरीके से वेस्टमिंस्टर का जो मजिस्टर कोर्ट है उनके द्वारा उनको बेसिकली एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर दे दिया गया, उसको हमारी UK के कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, एक तरीके से कंफर्म भी किया गया, ठीक है। नाउ मिस्टर चौकसी की बात करते तो अभी कहाँ पर है, अभी उनको डोमिनिका में देखा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ब्लैक सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले मैं आपको एरिया दिखा दूँ, दिस इज द ब्लैक सी का पार्ट, यहाँ पर आपको सी ऑफ अजोव मिल जाएगा, दिस इज एजियन सी और ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। बार बार अगेन आई विड से मैंने आपको बताया था ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट होता है उसको कर्च स्ट्रेट कहा जाता है, यहाँ कर्च आपको मिलेगा, इसी को स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं। सेकेंड पार्ट, ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में एक छोटा सा आपको क्यूट सा सी मिल जाएगा, दैट इज सी ऑफ मारमारा, ठीक। सो ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम B से आता है, जिसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये इस्तांबुल का जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो स्ट्रेट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, एजियन सी एंड सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करने वाले स्टेट को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्डेनल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, यहाँ पर आपका डार्डेनल्स, देन बॉस्फोरस एंड देन आपका कर्च स्टेट देखने को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, म्यांमार की मेडिटेरियन को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज तो आपसे पूछी जाती है। नाउ ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज आपको बॉर्डर कर सकती हैं, हालांकि आपको बहुत सारे मेरे को पता है शॉर्ट फॉर्म्स इस तरीके से ट्रिक्स मिल जाएंगे कि आप इसको याद कर सकते हैं, बट एक मैंने थोड़ा याद करने के लिए आपके लिए बना दिया है, बिकॉज उससे क्या होगा ना, आपको आप ईस्ट टू वेस्ट भी कंट्रीज़ को एंड वेस्ट टू ईस्ट कंट्रीज़ को बहुत इजीली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कैसे, B से पहले मैं आपको बता दूं, ब्रो,
आर ग्रेट, है ना, आपको ग्रेट पूरा नहीं लिखना, यू आर लिखना जस्ट GT, ठीक। सो ब्रो यू आर GT कैसे करेंगे, B फॉर आपका बल्गेरिया हो गया, देन RO से मतलब आपका रोमानिया हो गया, U से आपका यूक्रेन हो गया, ठीक है। देन आप देख सकते हैं R से आपका रशिया, G से आपका जॉर्जिया, T से आपका टर्की। सो आपको बहुत सारे और, ऐसा नहीं है कि यही शॉर्ट फॉर्म है, बहुत सारे और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाया ताकि आप इसको वेस्ट टू ईस्ट कोई कंट्रीज अगर अरेंज करना चाहते हैं तो आप इस सर्कुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं, तो आपको याद करने में भी ईजी होगा, ठीक है। लेट मी बेसिकली रिपीट इट अगेन, ब्रो यू आर GT, ठीक है। B फॉर बेसिक आपका क्या आ जाएगा, बल्गेरिया, देन रोमानिया, देन आपका यूक्रेन, देन रशिया, देन आपका जॉर्जिया एंड देन आपका टर्की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गए ब्लैक सी के पार्ट। अब आपको पता है रशिया ने क्या किया था, आपके क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, ठीक है। आप बेसिक पार्ट करते हैं कि यूक्रेन का जो पार्ट था उसको क्या कर लिया गया था, आपके रशिया के द्वारा एक तरीके से अनेक्स कर लिया गया था। इस अनेक्सेशन के बाद में रशिया बेसिकली क्या मानता है कि ये जो पार्ट होगा आपके उसके पार्ट का, वो उसको अपनी टेरिटरी में क्या करता है, बेसिकली मानता है, उसका क्लेम है। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं, UK की या बाकी और नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वो उसको यूक्रेन का पार्ट मानते हैं। अब क्योंकि उस रशिया के पार्ट पे अभी इनको ब्रिटिश शिप देखने को मिला है, ब्रिटिश वॉरशिप देखने को मिला है, तो उसी वजह से रशिया थोड़े से नाखुश हो गए और उन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश के जो उनके एम्बेसडर थे मॉस्को में, उनको भी बुलाया है बातचीत करने के लिए, डाटा वाटा है कि भैया ऐसे ऐसे क्या है, आप हमारी टेरिटरी में लेके आ रहे हैं। तो दिस वाज अ होल इशू, ठीक है। किस तरीके से क्रीमिया पेनिनसुला को यूक्रेन से 2014 में इन्होंने एनेक्स कर लिया था, बट स्टिल बाकी सारी कंट्रीज उनको क्या मानती हैं, यूक्रेन का पार्ट मानती हैं। नाउ दिस वाज, इसीलिए ब्लैक सी न्यूज़ में था, इसीलिए इतना सारा हमने सब पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं पिनाका रॉकेट्स के बारे में। DRDO की बात करते तो इन्होंने जो पिनाका रॉकेट है उनका सक्सेसफुल टेस्ट फायर कर लिया है। इंडिजिनस डेवलप है, 122 कैलिबर की रॉकेट्स है ये, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से क्या किए जा सकते हैं, लॉन्च किए जा सकते हैं। इनको ITR जो हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में, वहाँ पर इनको टेस्ट किया गया। ये इंडिजिनस डेवलप है DRDO के द्वारा, 60 से 90 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है। एंड जो एग्जिस्टिंग पिनाका K1 रॉकेट से उनको क्या करने वाला है, ये आपका बेसिक रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, इनको इंडियन आर्मी में डिप्लॉय किया जाएगा। बेसिक क्यों बनाया गया, हमारी पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है ना, चाइना बहुत परेशान रहते हैं कि हम लोग कुछ अच्छा रॉकेट बना के कुछ उनको शोकास नहीं कर रहे, तो उन्हीं को दिखाने के लिए और बेसिक उसी फ्रंट पे, लद्दाख की फ्रंट पे हमारी टेरिटरी को और ज़्यादा बचाने के लिए, सुरक्षित बेसिकली हमारे सोल्जर्स को सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए हमने ये जो रॉकेट है इसको डेवलप किया। पिनाका रॉकेट की बात करते हैं, मल्टी बैरल है, रॉकेट लॉन्चर के द्वारा इसको किया जा सकता है, जो शिव के बो के नाम पे इसको रखा गया, ठीक है। लगभग 12 रॉकेट्स का जो सैल्वो है, इसको पीरियड ऑफ 44 सेकंड्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। एंड नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, जो गाइडेड पिनाका मिसाइल है उसको IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, एड किया जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा रशियन एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है ग्रेड, उसके बेसिक एक तरीके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको लाया जा रहा है। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द न्यूज़ आर्टिकल्स। बाकी जो हमारा 27 का है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आई विल रिकॉर्ड दैट, है ना। एंटिल देन आपको जितने भी होमवर्क देते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको काइंडली राइट इट डाउन, है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए तो आपको रिवाइज भी होता रहेगा, और आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।